गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है हमारे जोहार पीएससी चैनल पे, जोहार पीएससी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे, डिस्कस करते हैं पॉलिटी को जितना हो सके। आज आर्टिकल को देखेंगे सीधे से, और थोड़ी थोड़ी इसके बारे में, केसेस के बारे में देखते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, हमारा सही चल रहा है। चलो, ये ओके है। पहले शेड्यूल देख लेते हैं स्पीड से, फिर आर्टिकल फटाफट देखेंगे। पहले शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल्स ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले जो शेड्यूल्स थे हमारे वो 8 थे, अभी जो है फिलहाल 12 हैं। तो हम लोग देखते हैं शेड्यूल फर्स्ट के बारे में। इसका मतलब होता है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ SC सिंपल लिखते हैं, SC1 शेड्यूल 1 में बात करी गई है कि नेम ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एरियाज। तो अनुसूची 1 में क्या बताया गया है कि नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स, नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज के बारे में बताया गया, एंड देयर एरियाज। इसमें क्या बताया गया है कि 28 राज्य होंगे। अभी हमारे भारत देश का 28 राज्य हैं टोटल, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज है 8 यूनियन टेरिटरीज। ये यूनियन टेरिटरीज जो है वो 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को जोड़ दिया गया। और लेकिन जो शेड्यूल फर्स्ट है, अनुसूची फर्स्ट का एक्सेप्शंस भी हम लोग देखते हैं। तो एक्सेप्शंस में जो है वो हमारा
एक्सेप्शन के रूप में अगर देखें तो ये दिल्ली का क्षेत्र नहीं आता है। दिल्ली एक्चुअल में यूटीज तो है ही, साथ ही साथ ये क्या है, तुम्हारा एनसीटी का दर्जा प्राप्त है इसको, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसका मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। इसी वजह से दिल्ली को ये नहीं रखा जाता है। अब इसका कुछ ना कुछ संवैधानिक व्यवस्था की गई होगी दिल्ली के लिए, एनसीटी के लिए। तो एनसीटी का क्या संविधान में रूल है, तो ये रूल है 239 का ए में बताया गया है कि दिल्ली का जो क्षेत्र है वो उसको अनुसूची 1 में नहीं रखी जाएगी। ओके, तो मेरा आप लोग को क्लियर हो गया होगा अनुसूची 1। अब हम लोग अनुसूची 2 की ओर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, हमको इरेजर मिल जाए एटलीस्ट। 1 मिनट, होल्ड ऑन। चलो, स्लाइड भी आ गई है। अब थोड़ी सा और अगर डिटेल में हम लोग देखें इसी को, तो 31 अक्टूबर 2019 को, इससे पहले जो है 20 से पहले अगर मैं बात करूं तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख लद्दाख ये दोनों यूटीज बनाया गया आर्टिकल 3 का जो है के अनुसार बना है। आर्टिकल 3 के अनुसार इसे बनाया गया 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को यूज करते हुए आर्टिकल 3 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। बट इसमें जो है लिखा हुआ है शेड्यूल फर्स्ट में ही लिखा जाएगा, इसे जो शेड्यूल फर्स्ट में लिखा, इसीलिए जो है इस पे काफ़ी विवाद चली थी। भारत सरकार के अगेंस्ट में काफ़ी अपोजिशन वालों ने विवाद खड़ा कर रखी थी। और 25 जनवरी 2020 को, 25 या 26 जनवरी 2020 को जो है दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज करा गया था और एक यूटीज बनाया गया था। दोनों यूटीज अलग थे। ओके, सेकेंड शेड्यूल का हम लोग बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। सेकेंड शेड्यूल जो है SC2 का बात करूँ, अनुसूची 2 की बात करिए अगर हम लोग, तो इसमें क्या है, सैलरी, अलाउंसेस, पेंशंस ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में बात करी गई है अनुसूची 2 में। जिसमें से अगर हम लोग देखें तो इसके अंतर्गत ऑफिसर्स अगर यहाँ यूज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स किसे कहेंगे भारत में, तो इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में इसमें जो है प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे। भले ही ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा जो है ये चुने जाते हों, लेकिन इन्हें भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स माने जाते हैं।
चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे राज्यसभा नहीं आते, ओके। CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, साथ ही साथ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये सारे जो हैं वो शेड्यूल 2 में रखे गए हैं और इनकी सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन्स की बात करी गई है। हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे आर्टिकल को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। लेकिन जो है वो अब एक और बात आती है यहाँ पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जामों में पूछ चुका है। ये दोनों का जो वेतन भत्ते को बोला जाता है वो संवैधानिक भाषाएं में अगर देखें तो इन्हें जो है इमोलूमेंट बोला जाता है। इमोलूमेंट्स यानी कि उपलब्धियां बोली जाती है, ओके। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। उसी प्रकार ये दोनों की जो अगर बात करूं तो ये दोनों की भी बातें को जो है इनकी सैलरीज अलाउंसेस को, पेंशन सैलरी अलाउंसेस को रिटेनर बोला जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछ चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल की अगर बात करूं हम लोग, सॉलिसिटर जनरल ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। भारत का सबसे बड़ा वकील या भारत सरकार का सबसे बड़ा सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, सबसे बड़ा भारत सरकार का जीवो भेटी का संवैधानिक सलाहकार या वकील हम लोग बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ सकते हैं। और लीगल सलाहकार जो दे दिया जाता है वो अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो लीगल सलाह जो दिया जाता है वो इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तो इस हम लोग देखें शेड्यूल 2 देखें। अब शेड्यूल 2 को शेड्यूल 3 देखते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है जिसमें प्रेसिडेंट या यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में, अगर राष्ट्रपति के रूप में अगर वो कार्यभार संभालते हैं तो सारे जो है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते को वो दिया जाता है। और राष्ट्रपति का वेतन हमेशा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में, ओके। उपराष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता होता है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो वेतन भत्ते होते हैं प्रेसिडेंट के जो वेतन भत्ते होते हैं, वेतन एंड भत्ते होते हैं, वो हमेशा जो है एग्जाम में ये पूछ चुका है ये भी चीज़ें, इन्हें जो हमेशा जो मिलता है वो चेयरमैन ऑफ
सभा जी के रूप में मिलता है। ओके, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पद होता है जिसे औपचारिक रूप से सैलरी नहीं दी जाती है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति का तो पद धारण किए हुए रहते हैं उपराष्ट्रपति का, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में सैलरी नहीं दिया जाता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन ऑटोमेटिक बन जाते हैं, शपथ लेने के साथ ही वो बन जाते हैं। तो शेड्यूल 3 की बात करूँ अगर हम लोग, अनुसूची 3 की बात करूँ, हम लोग SC 3 की बात करूँ, तो इसमें जो है वो औथ की बात करी गई है, यानी कि शपथ की बात करी गई है। अब जो हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऊपर देखे हुए थे, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ आ जाएंगे, वही वाले ऑफिसर्स आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ जो है ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, MLAs, MLC, ओके, ये सारे आ जाते हैं। साथ ही साथ MP, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये सारे भी आ जाते हैं यहाँ पे। इन सभी को शपथ जो है वो शेड्यूल 3 के अनुसार दी जाती है। शेड्यूल 3 के अनुसार इन सभी को शपथ दी जाती है। लेकिन जो है प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 60, वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 69 एंड गवर्नर को 159, आर्टिकल 159 के तहत जो है थर्ड शेड्यूल में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। थर्ड में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। ये एक्सेप्शंस, अगर हम लोग एक्सेप्शंस के रूप में देखें तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं। शेड्यूल 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं फटाफट। इसको तो याद करने की बातें हैं, सारी चीज़ें समझ नहीं सकते हैं, इसलिए समझाने लायक है ही नहीं कुछ। शेड्यूल 4 की बात करूँ अगर हम, अनुसूची 4 की बात करी जाए तो इसमें जो है अनुसूची 4 में बताया गया है allocation of सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में एलोकेट किए जाते हैं सीट्स। कैसे किए जाते हैं, तो इसमें जो है अभी तक की एक इम्पॉर्टेंट यहाँ बात कर निकल कर आती है इसमें कि सेंसस जो है 1971 में हुई थी और फ्रीज इसको अभी तक करके रखा गया है। फ्रीज जो है 2026 तक इसे फिक्स्ड किया गया है, यानी कि फ्रीज किया गया, यानी कि जो सीटें हैं राज्यसभा में वही रहेंगी, इसे चेंज नहीं करी जा सकती 2026 तक। जैसे अगर यूपी में बात करें हम लोग तो राज्यसभा की सीटें 31 हैं, उसी प्रकार महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, झारखंड में 6 हैं, बिहार में और वेस्ट बंगाल में, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में 16 सीटें हैं। और मिनिमम की अगर बात करी जाए, मैक्सिमम में तो ये थे, और मिनिमम की बात करी जाए, तो असम राज्य को छोड़कर 7 सिस्टर स्टेट्स में
लगभग सभी में सिर्फ एक एक सीटें हैं, सिर्फ एक एक राज्यसभा सीटें हैं। तो ये क्लियर हो गया। काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, यानी कि याद जल्दी होता नहीं है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको याद हो जाएगा यहाँ से। अब एक मन में उठकर क्वेश्चन आ रहा होगा कि लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटों का जो आवंटन होता है, सीटों का आवंटन जो होता है वो किस कानून के तहत होता है, किस कानून के तहत होता है। मन में निकल कर बातें आ रही होंगी, तो जो ये निकल कर, तो इसका आंसर जो बनेगा वो जन प्रतिनिधित्व कानून, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 में, यानी कि RPA 1950 में ये बनाई गई थी, और इसी के अनुसार जो है आवंटित करी जाती है, सीटों का एलोकेशन करी जाती है। बेसिकली ये जनसंख्या पे डिपेंड करता है। ओके, तो शेड्यूल 5 हम लोग देखते हैं अब आगे। शेड्यूल 5 देखते हैं। तो शेड्यूल 5 में जो है शेड्यूल एरियाज के बारे में ही बताया गया, एरियाज के बारे में ही बताया गया, यानी कि इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल जो है शेड्यूल एरिया में कैसे करी जाएगी उसके बारे में बताया गया। तो इसके अंतर्गत जो है, इस शेड्यूल एरिया के अंतर्गत पूरे भारत में, पूरे भारत के 10 राज्यों में ये लागू होता है। इसकी बात जो आर्टिकल में करी गई है वो 244 का सब क्लॉज 1 में बताया गया है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जिस समय हम लोग सब क्लॉज 244 का 1 हम लोग देखेंगे वहाँ पे। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर सभी क्षेत्र हैं, लगभग जितने 10 राज्य हैं वो सभी क्षेत्र हैं, छोड़कर सभी पे लागू होंगे शेड्यूल एरिया। यानी कि ये सभी जो है ये भी सारे शेड्यूल एरियाज पे आते हैं। तो ये सारे शेड्यूल एरिया को छोड़कर, मिजोरम को छोड़कर, यानी कि शेड्यूल एरिया को छोड़कर सभी में लागू होंगे। और इसका जो निर्धारण है, निर्धारित जो करेंगे, निर्धारण की बात करूं कि कौन सा एरिया आएगा, तो ये निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति के साइन से ही होता है। इस क्षेत्र को अगर कोई राज्य सरकार अपने क्षेत्र को शेड्यूल एरिया के रूप में प्रदर्शित करके उसको प्रूफ करना चाहे, तो उस पर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति उसकी जांच करवाएगी और उस पर अपना फीडबैक के साथ वो साइन करेंगे, तभी शेड्यूल एरिया के अंदर पे उसका कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन जो है शेड्यूल 5 के अंदर रखी जाएगी। शेड्यूल 6 की बात करी जाए, यहाँ पे तो शेड्यूल एरियाज थे। अगर हम लोग शेड्यूल 6 की बात करी जाए तो यहाँ पे अब आ जाएंगे ट्राइबल एरिया। जैसे मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम और असम। वन मिनट, मैं फिल कर लेता हूँ फिर से। यानी कि इसके अंदर जो है 4 राज्य क्षेत्र रखे गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि 4th ईस्टर्न स्टेट। ये भी जो है आर्टिकल के तहत अगर हम लोग देखें तो ये आर्टिकल जो है वो 244(1) में तो शेड्यूल एरियाज को रखा गया है, और उसी प्रकार 244(2) में ट्राइबल एरियाज को रखा गया है। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो है वो शेड्यूल 6 के तहत किया जाता है। और इसी पे अस्पा कानून भी लागू, जिसपे अभी हाल ही का दिनों में जो है भारत सरकार के द्वारा हटाया गया है, क्योंकि ये कंट्रोल राष्ट्रपति और भारत सरकार के पास ही होते हैं, तो वहाँ से हटाया गया। कुछ क्षेत्रों के कुछ डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया। ये काफ़ी करंट का न्यूज़ है। 7th ईस्टर्न स्टेट के आसपास हटाए गए हैं ये चीज़ें। लोग फटाफट लिखते हैं। तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि जो शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 6 के अंतर्गत जो है आर्टिकल की अगर बात करूं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल में इसका प्रावधान जो है वो 244(2) के तहत किया गया है। और इसी प्रकार जो है शेड्यूल एरिया में जो है आर्टिकल 244(1) के तहत करा गया था। 244 का सब क्लॉज 1 के तहत करा गया था। इसमें जो है असम क्षेत्र का कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस क्षेत्र में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम का क्षेत्र आता है ट्राइबल एरियाज के अंतर्गत। शेड्यूल 6 के अंतर्गत इसे रखा गया है। ओके, अब थोड़ी आर्टिकल हम लोग 5 का डिटेल्स अगर देखते हैं तो शेड्यूल सिर्फ हम लोग डिटेल में बता देता हूँ वर्बली। तो शेड्यूल एरियाज जो है डिक्लेयर बाय क्या किया जाता है, पहले आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 5 का डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लिया जाता है। डिटेल में देखते हैं कि शेड्यूल एरियाज आता है, शेड्यूल एरियाज आता है, इसकी बात करी गई। इसका हम लोग अगर डिटेल करें तो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है। इसमें 10 स्टेट्स अभी हैं फिलहाल टोटल, जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा आदि का क्षेत्र छोड़ करके इसमें जो है जनजातीय सलाहकार के रूप में जो राष्ट्रपति को सलाह दिया करते हैं, जनजातीय सलाहकार परिषद के रूप में, यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी के रूप में, एडवाइजरी काउंसिल के रूप में जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, गठन बाय प्रेसिडेंट करी जाती है प्रेसिडेंट पे, जिसपे 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य का एक ग्रुप होता है, जिसमें 3/4 यानी कि 15 सदस्य
जो है वो कहाँ कहाँ किस किस पार्ट्स आते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ सदस्य होते हैं, एसटीज एमएलए होते हैं। इस पे 1/4 पार्ट जो होता है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। चूंकि राज्यपाल राज्य का सर्वोपरि होता है, तो इनका भी राय लेना जरूरी होता है, मनोनीत जो करते हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की अगर बात हम लोग करें तो 4 नंबर में संसद लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा कानूनों को राज्यपाल निरस्त कर सकता है। रूल्स रेगुलेशंस बाय गवर्नर यानी कि टीएससी की सलाह पर। छठा अगर बात करूं तो एनुअल रिपोर्ट के अनुसार राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट जो है सबमिट करी जाती है। सातवां अगर बात करूं जनजातियों यानी कि ट्राइब्स के विकास, कल्याण और भूमि आवंटन के लिए राज्यपाल जो है नियम बना सकते हैं। गवर्नर के द्वारा नियम बनाया जा सकता है। और जनजातियों में जो साहूकारी व्यवस्था है, जनजातियों में साहूकारी व्यवस्था का जो है विनियमन किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा ही। तो ये सारी चीजें डिटेल्स ऑफ शेड्यूल 5 थी। अपेक्षा के अनुसार विकास शेड्यूल का अगर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट अगर इसमें देखा जाए तो जनजातीय सलाह परिषद की भूमिका प्रभावकारी नहीं रही है। अब अभी जो है फिलहाल के दिनों में ये प्रभावकारी नहीं रही है। अपेक्षा के अनुसार विकास नहीं हुआ है अभी तक भी। शेड्यूल 6 यानी कि जो है वो 5th में रहने के बावजूद भी अभी तक उस क्षेत्र का विकास उसके अनुसार, अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ है। राज्यपाल की जो भूमिका वो प्रभावी नहीं रही है। जनजाति भूमिका का हस्तांतरण गैर जनजातियों के रूप में क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ है। स्थानीय सरकार की भूमिका जो है इस पर जो रही है वो काफी कमजोर रही है, अपेक्षाकृत कमजोर रही है। उसी प्रकार अगर हम लोग शेड्यूल 6 का डिटेल देखें तो ट्राइबल एरियाज में राष्ट्रपति द्वारा घोषित होता है। एडीसी यानी कि स्वायत्त जिला परिषद के द्वारा सेटअप किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा एक सेटअप कमेटी बनाई जाती है। इस पे जो कमेटी बनती है वो गवर्नर के सलाह पर बनती है। और अर्ध कार्यकारी यानी कि क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर और अर्ध विधायी यानी कि क्वासी लेजिस्लेटिव पावर और अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल पावर जो है वो एडीसी को मिलती है। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं। 26 सदस्य जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं और 4 मनोनीत जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा होते हैं। दो से अधिक स्वायत्तता जिले में मिलाए जा सकते हैं और राज्यपाल के द्वारा, इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक जिलों को मिलाया जा सकता है, स्वायत्तता दी जा सकती है। अब शेड्यूल 7 की अगर हम लोग बात करें,
शेड्यूल 7 की बात करें तो शेड्यूल 7 में जो है लिस्ट की बात करी गई है, सूचियां की बात करी गई है। इस पे अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 246 में इसकी बात करी गई है। यूनियन लिस्ट है जो है, लिस्ट जो है पहले 97 थे, अभी 100 हुए और फिर से 98 इस पे सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट्स लिस्ट की बात करूं तो पहले 66 थे, अभी 61 है, यानी कि घटा दिया गया है। और इस पे जो है 59 अभी सब्जेक्ट्स हैं। करंट लिस्ट की बात करूं 47 थे, 52 हुए और अभी 52 ही है एट प्रेजेंट टाइम पे। पहले 61 थे, यानी कि पहले 66 थे हमारे स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के क्या बात करूं, यानी कि स्टेट, अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूनियन लिस्ट क्या होता है, तो इट हैज दोज सब्जेक्ट हु, यानी कि विच सेंटर्स नेक्स्ट लॉ, जहाँ पे सेंटर्स जो है वो लॉ बनाते हैं। यानी कि यूनियन लिस्ट पे सेंटर के द्वारा लॉ बनाया जाएगा। लॉ मेकिंग पावर जो है, लॉ मेकिंग पावर जो है यहाँ जो है सेंटर्स के पास होंगे, यानी कि यूनियन के पास होगा, यहाँ पे स्टेट्स के पास होगा, और यहाँ सेंटर एंड स्टेट्स दोनों के पास होंगे। कंकरेंट लिस्ट में यहाँ पे स्टेट्स के पास होगा। ओके, शेड्यूल 8 लोग देखते हैं। शेड्यूल 8 में जो है इसमें बात करी गई है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन 14 लैंग्वेज के बाद। टोटल पहले 18 थे, अभी 22 हो गए, नहीं सॉरी, पहले 14 थे, अभी 22 हो गए हैं। ओके, पहले 14 थे, अभी 22 हो गए हैं। तो इसमें जो है वो क्या करी गई है, तो इसमें जोड़ी गई है। पहले क्या थे, असमी थी सबसे पहली, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। लेकिन जो है अमेंडमेंट के द्वारा 21वां अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1967 को, और सिंधी के यहाँ जोड़ी गई। सिंधी को फर्स्ट में जोड़ी गई। सेकेंड की बात करी 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें जो है तीन चीज़ों की जोड़ी गई है, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। उसी तरह 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 2003 में हुआ। इसमें जो है उसी प्रकार के पहला मैथिली जोड़ी गई, दूसरा बोडो जोड़ी गई, तीसरा डोंगरी जोड़ी गई और चौथा संथाली जोड़ी गई। मणिपुरी जो है मणिपुर का है, नेपाली नेपाली का है, कोंकणी जो है कोंकण तट का, के गोवा का है,
उसी प्रकार मैथिली जो है वो बिहार का है, बोडो जो है वो नागालैंड का है, या असम का है, उसी प्रकार डोंगरी जो है हिमाचल का है, एंड संथाली जो है झारखंड का है। ओके, तो शेड्यूल एक्ट में जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताई गई है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सबसे पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यानी कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन जो है 92 ईस्वी में हुआ। सिंधी जो है सिंध क्षेत्र का हुआ था, सिंध क्षेत्र में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में करी गई थी। मणिपुरी जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई, कोंकणी जो है मणिपुरी मणिपुर का है, नेपाली नेपाल का है, कोंकणी जो है गोवा तक का है, तो गोवा क्षेत्र में। उसी प्रकार 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें मैथिली जो बिहार की भाषा है उसे जोड़ी गई, बोडो जो है नागालैंड या असम की भाषा उसे जोड़ी गई, डोंगरी जो है हिमाचल प्रदेश की भाषाएं हैं उसे जोड़ी गई, और संथाली जो है झारखंड की है उसे जोड़ी गई। तो 92वां संविधान संशोधन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंतिम बार हुई है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन। एक 1967 में हुई, एक 1992 में हुई और एक 2003 में हुई। तो हम लोग जो है वो शेड्यूल 8 तक देख चुके हैं। कुछ डिटेल और बारे में जानेंगे अभी हम लोग, कुछ शेड्यूल का डिटेल्स और हम लोग ऐसे ही भरभली देख लेंगे। अब शेड्यूल जो है, शेड्यूल 9 की अगर बात करी जाए तो इसमें जो है वो बताई गई है लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, यानी कि भूमि सुधार कानून। लॉ ऑफ जो है लैंड रिफॉर्म जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो है वो करी गई थी। ओके, इसमें क्या हुई थी एक्चुअल में, इसकी कहानी जो है वो क्या थी। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो आर्टिकल जो है, आर्टिकल की अगर हम लोग बात करूं तो 31B में है। इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और 31B भी जोड़ी गई है, 31A भी है। दसवां संविधान संशोधन यानी कि 10वीं अनुसूची में अगर हम लोग देखें, आगे बढ़ते हुए हम लोग 10वां अनुसूची देखते हैं। 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल में जो बताया गया है 10वां अनुसूची जो है यानी कि उसमें बताया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। 10वां अनुसूची में जो है वो बताया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताई गई है। ये जो है वो 52वां संविधान संशोधन में आया था 1985 में। दल बदल कानून लाया गया, इसे दल बदल कानून भी कहा जाता है।
इस समय जो है वो राजीव गांधी की सरकार हुई करती थी। सॉरी, पॉज हो गया, 1 मिनट। तो ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इस समय जो है राजीव गांधी की सरकार हुआ करता था। इसमें क्या हुआ था, और इसी से संबंधित जो है ओहिलोवाद आया हुआ था, जो कि 2007 में आया था। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में इसकी बेसिक बातें जो हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कब लगता है। दल बदल कानून अगर झारखंड में देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी पे लगा हुआ था, और इसके अगेंस्ट में केस करी गई थी। इसके बारे में हम लोग देखें तो स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़ना, पार्टी छोड़ता है। दूसरी, अपनी पार्टी के खिलाफ मतदान करता है। यह उल्लंघन करता है। उसी प्रकार मनोनीत सदस्य बनने के 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है। यानी कि एक आदमी जो है 2 पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार, जैसे कि सरयू राय है हमारे झारखंड पे, जीतने के बाद किसी भी पार्टी में विलय नहीं होगा। यानी कि ज्वाइन करता, विलय करता हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा इस पे। उसी प्रकार किसी भी, यानी कि जीते हुए पार्टी, किसी भी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार यदि अपने से 2/3 से कम दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता हो, और इस सभी स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने से, यानी कि उसकी सदस्यता भंग करने का पावर जो है, हटाने का अधिकार जो है, हेड ऑफ हाउस के पास होता है। यानी कि सदन के अध्यक्ष के पास होता है ये पावर होता है। अगर इसका उपवाद देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में भी जो है लग चुका है। उपवाद के रूप में देखें तो लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इस पे नहीं लगेगा। अपवाद के रूप में देखें तो
इस पे जो है अध्यक्ष लोकसभा या लेजिस्लेटिव विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पर उपाध्यक्ष पर नहीं लगेंगे। उसी प्रकार राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभापति और उपसभापति पर भी ये कानून काम नहीं करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लो एक बार फिर। शेड्यूल 10 में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करी गई है। 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में करी गई थी। इसमें राजीव गांधी की सरकार थी और एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिक 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी अगर छोड़ता हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेंगे उस पर। अपनी पार्टी के खिलाफ अगर मतदान करता हो, यानी कि अपनी पार्टी के खिलाफ अगर मतदान करता हो, उनकी सत्ता हो, जैसे अभी हमारे झारखंड की बात करी जाए तो कांग्रेस और जो है जेएमएम मिल करके सरकार बनाई है, और कोई भी अगर उसका सदस्य हो, अगर अपने ही सरकार के खिलाफ, जैसे अभी 60-40 की नीति के खिलाफ जो है स्टूडेंट्स रोड पे निकल रहे हैं, उसी प्रकार अगर कोई भी उन सभी के सदस्य के रूप में अगर अपने ही पार्टी के खिलाफ मतदान कर देता है, बोल सकता है, सदन के बाहर बोल सकता है, वहाँ भी बात रख सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। जैसे लोबिन हेम्ब्रम बोल तो रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंटों को। ये बातें हो गई। मनोनीत सदस्य बनने के 6 महीने बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। मनोनीत होने के बाद, चुनाव होने के बाद कोई भी पार्टी के 6 महीने बाद कोई भी पार्टी में नहीं ज्वाइन करेगा। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जैसे सरयू राय जीते हुए हैं, तो जीतने के बाद कोई भी पार्टी वो भी ज्वाइन नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार जो है यदि 2/3 2 लिखा गया था 2/3 से कम दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, 2/3 अगर उसके पार्टी में हो और वे ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएंगी तो फिर दूसरे पार्टी में जाके सरकार बना लेगी। तो इस प्रकार से अगर खेल चलता रहेगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार आ सकता है, पैसा का लूट खसूट हो सकता है, खरीद फरोख्त की व्यवस्था आ सकती है। तो इसी को देखते हुए राजीव गांधी की सरकार में 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। इसको रोके जाने के और इससे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगता है पार्टी के उम्मीदवारों और चुने हुए उम्मीदवारों पर। हटाने का जो अधिकार है वो हेड ऑफ द हाउस के पास होता है। कोई भी चाहे हाउस का हो, या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के हो या राज्यसभा का हो, उनके हेड ऑफ हाउस के पास ये पावर होती है। तो अगर अपवाद के रूप में देखें तो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर ये कानून काम नहीं करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा पे के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पास, ये सभापति और उपसभापति पर ये काम नहीं करते हैं दल बदल कानून। ओके, शेड्यूल 11 हम लोग देखते हैं। शेड्यूल 11 देखते हैं। शेड्यूल 11 में जो है पंचायत की शक्तियों की बात करी गई है, यानी कि पावर ऑफ जो है पंचायत की बात करी गई है। इसमें क्या शक्तियां, इसकी पंचायत की शक्तियां की बात करी गई है। इस पे भी है जो है संविधान संशोधन करी गई थी सबसे फर्स्ट में, जिसमें हमारे संविधान बन रहा था उस पर तो कोई व्यवस्था नहीं करी गई थी, कुछ कमी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसको क्लियर करके संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, और 1993 में जो है इसे लागू किया गया था, लागू कराया गया था। इसमें जो है इस कानून के सब्जेक्ट जो हैं, इस कानून में जो सब्जेक्टों की संख्या है वो टोटल 29 सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं। ओके, 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं, और इस समय जो है वो
राजीव गांधी यानी कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करते थे। राजीव गांधी की सरकार 3 शेड्यूल में थे, यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करता था। ओके, और हम लोग देखते हैं शेड्यूल 12। ओके, शेड्यूल 12 देखते हैं हम लोग। शेड्यूल 12 में जो है वो म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बात करी गई है, नगर पालिका की शक्तियाँ बात करी गई हैं, यानी कि पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज की बात करी गई है, यानी कि नगर पालिकाओं की शक्तियाँ की बात करी गई है। इस पे भी संविधान संशोधन हुए थे। इस पे भी जो संविधान संशोधन हुए थे वो 74वां संविधान संशोधन हुआ था और 1992 में ही हुआ था। और इस समय जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुई करती थी। तो इस प्रकार से हमारा शेड्यूल का जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ। एक सेशन और अभी हम तुरंत बात करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। अगर आपको कंटेंट सही लग रहे हैं, थोड़ी मैं अभी न्यू हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। सो धन्यवाद। ओके, एक बार और जाते जाते मैं क्या करूँ, शेड्यूल में पहले शेड्यूलों की संख्या जो है वो 8 थी, अभी जो 12 है, 12 में से फिर से मैं रिपीट कर दूँ, 9 नंबर जोड़ी गई, 10 नंबर जोड़ी गई, 11 नंबर जोड़ी गई, 12 नंबर जोड़ी गई। ओके, 9 नंबर में क्या था, फटाफट बताओ, 9 नंबर में क्या था, फटाफट 9 नंबर में क्या था, तो लैंड रिफॉर्म एफ था, ये लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म था, लैंड रिफॉर्म एफ, लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म एफ था। 10 में क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ था। 11 में था क्या था, तो 11 में पंचायत के बारे में बताया गया। और 12 में क्या था, तो 12 में कौन सी म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बताया गया। ओके, पंचायत को पार्ट बनाया गया था शेड्यूल 11 के तहत, म्यूनसिपैलिटीज को पार्ट बनाया गया था 12 के तहत। ये कानून में पहले नहीं रखे गए थे। बस आगे अब हम लोग अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, तो आर्टिकल फटाफट देखेंगे और एक लेक्चर में जो है वो यूनियन एंड इट्स स्टेट्स देखेंगे पहला में, यानी कि संघ एवं इसके अधीन राज्य को देखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट, जो पार्ट 3 भाग 3 में आता है। भाग 3 जो है 12 से लेकर के 35 तक बताई गई है फंडामेंटल राइट। और हमारा जो मूल संविधान में है, मूल संविधान जो है हमें पावर देता है फंडामेंटल राइट के तहत ही, वो बताई गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट को है जो वेलफेयर स्टेट्स को बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट अपने क्षेत्रों को बनाने के लिए, ये पार्ट 4 में रखी गई है संविधान के पार्ट 4 में, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक बताई गई है। 36 से 51 को लेकर के 36 से 51 तक। अब 51 जो है उसको भी कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसमें जो है
वहाँ आम आदमी इसका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताई गई है। ओके, सॉरी, इसमें एक बातें रह गई। ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में करी गई थी, लेकिन जो इसका इसमें जो टोटल जो है 10 ड्यूटीज पहले थी। 42वां संविधान संशोधन में जो है 10 ड्यूटीज को बताया गया था, अडॉप्ट कराया गया था। और ये जो ड्यूटीज की बात करी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज की, वो रसिया से लिया गया था। और साथ ही साथ उसके बाद जो है एक और ड्यूटीज का जोड़ा गया। अभी जो है फिलहाल 11 ड्यूटीज है, और वो आम आदमी के लिए ही है ड्यूटीज। जो कि कौन सा ड्यूटीज है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद हम लोग पार्ट 5 में यानी कि भाग 5 में देखेंगे यूनियन के बारे में, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक बताई गई है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। इसी में साथ ही साथ देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में, देखेंगे संसद के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें इसमें भी आएंगी राष्ट्रपति, लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जानेंगे, अटर्नी जनरल के भी बारे में जानेंगे। इसी में हमारे आ जाएगी साथ ही साथ न्यायपालिका के बारे में जानेंगे, यानी कि उसके बाद हम लोग 151 तक तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, उसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के बारे में देखेंगे। नहीं सॉरी, पार्ट 6 में जो है स्टेट्स के बारे में जानेंगे, स्टेट्स के बारे में, जिसमें जो है स्टेट्स का कार्यपालिका देखेंगे, विधायिका देखेंगे और न्यायपालिका। इसमें हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाने थे 152 से लेकर के 273 तक। जनरली जो है थोड़ी सी इस पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 151 तक ही है। 151 तक अगर आपको याद हो जाता है तो उसके कंटेम्प्रेरी या उसके सिमिलर देख हम लोग बोले तो सिमिलरली ही हैं, वो याद हो जाएंगे स्टेट्स के सारे आर्टिकल्स एज इट इज है उसी प्रकार के। वहाँ पे राष्ट्रपति की बात करी जाएगी, स्टेट्स में जो है गवर्नर की बात करी जाएगी, वहाँ प्रधानमंत्री के बारे में बात करी जाएगी, यहाँ जो है मुख्यमंत्री के बारे में बात करी जाएगी। ओके, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाएगी, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करी जाएगी। तो इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते चलेंगे। ओके, धन्यवाद। हम लोग ऑफ करते हैं सेशन। फिर से मैं अपील करना चाहूँगा